हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज में हमने 30 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज आती है वो है 31। ये 31 के एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उस निर्देश के अनुसार हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 31 नंबर की एक्सरसाइज है और 31 नंबर के एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है करेक्ट द एरर्स। एरर मतलब होता है गलती, करेक्ट मतलब होता है सही करना, सही करिए, सही करना है। एरर्स मतलब गलती को आप मतलब होता है आपके टेंसेस की गलतियों को सही करना है। इन मतलब होता है में फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनमें हमें जो एरर होगा टेंसेस की उसे हमें सही करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लिखा कि ही रिप्लाइड दैट ही विल कम, ही रिप्लाइड ही विल कम। यहाँ पे रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर देना, उत्तर देना, दैट मतलब कि, और ही मतलब होता है वह, का मतलब आना। उसने उत्तर दिया। ये एक तो आपको इतना एक सेंटेंस ये दिख रहा होगा, फिर ये दैट नामक कंजंक्शन का यूज किया गया, फिर से एक सेंटेंस शुरू हुआ। इसमें दो क्लासेस का प्रयोग किया गया है, एक ही सेंटेंस में दो क्लासेस का प्रयोग किया गया है। क्लास क्या होती है? सेंटेंस आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस का निर्माण होता है, या फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब कहते हैं तो इतना से ही एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। कम से कम सब्जेक्ट से सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, फिर यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दी गई है। तो इस वर्ब के अंदर हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है। ये क्लास कैसे है? ये जो है क्लास, इसमें तो इस तरह के दो सेंटेंस हैं, हम इनको दो क्लास कह सकते हैं। और ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास होगा। है सबऑर्डिनेट कैसे जाना? जहां से जो कंजंक्शन लगा होगा उसके पश्चात शुरू होने वाली जो सेंटेंस होगी या फिर यूं कहें जो क्लास होगी उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। तो नियम ये बनता है कि अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगी, और यहाँ पे यही रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए आपको प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल क्लास जो लिखा है ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड, ये पास्ट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट के इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। और फिर लिखेंगे हम दैट ही, और इस विल को हम जब पास्ट में बदलेंगे तो विल का होता है वुड, और यही कर देंगे हम वुड, और उसके बाद का क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत नॉर्मल सा है, या फिर हम दूसरे शब्दों में एक्सरसाइज में हमने जितनी एक्सरसाइज सॉल्व की है लगभग हर एक्सरसाइज में हमने जिक्र किया है कि अगर एक तरफ पास्ट दिख रहा है तो दूसरी तरफ भी पास्ट होगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लिखा है, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है दे टूक केयर, they took away that I shall know hear them। अच्छा, hear का मतलब होता है सुनना, no मतलब होता है नहीं, और that मतलब फिर से आप देख रहे हैं जैसे एक क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास थी, फिर से दूसरी वाली सेंटेंस में दो क्लासेस का दिया गया है। ये प्रिंसिपल क्लास टूक केयर, ये टूक जो है ये है टेक का सेकेंड फॉर्म, टेक, टूक और टेकिंग, ये तीन रूप होते हैं। ये थर्ड फॉर्म है और ये सेकेंड और ये फर्स्ट। तो पास्ट है दे टूक केयर, वे ध्यान दिए, दैट की आई शैल नो हियर देम उन्हें नहीं सुन रहे, किन्हें नहीं सुन रहे हैं? दे, ये दे के लिए आया है कि मैं
आई शैल नो हियर देम, मैं उन्हें नहीं सुनूंगा, मैं उन्हें नहीं सुन रहा हूँगा, इस तरह का है। तो देन दे के लिए इधर पास्ट है, ये भी पास्ट होगा। जिस तरह से मैंने इसको किया सेम टू सेम एज इट इज, बिल्कुल उस तरह से करना है। सेंटेंस यूं होगा, दे टुक केयर दैट आई शैल नो हियर देम। तो आई होप, सॉरी, ये शुड शायद की जगह पे शुड का इस्तेमाल होगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दे टुक केयर दैट आई शुड नो हियर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 3rd नंबर का क्वेश्चन लिखा है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है वी आर हियर सिंस मार्च। हम यहाँ मार्च से रह रहे हैं। वी आर हियर, हम यहाँ, हियर मतलब यहाँ होता है, और सिंस मतलब क्या होता है, समय से समय को शो करता है। सिंस के इससे संबंधित नियम है मित्रों, सिंस और फॉर, ये दोनों से संबंधित एक नियम है कि इनके पश्चात टाइम आता है। और ये जो प्रयोग होते हैं प्रेजेंट के और पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम करते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि इधर जो दिया गया है या तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा या तो पास्ट का परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है उसे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट के परफेक्ट में लगता है और है सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, ये सिंगुलर है। और जो पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके बाद, अच्छा ये चीज मैं यहाँ पे नहीं बताई, ये हैव बीन होता है, हैव बीन और हैज बीन, और यहाँ पे भी बीन, हैव बीन और हैज बीन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज बीन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सभी सब्जेक्ट चाहे हम प्लूरल हो या सिंगुलर, पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आप अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हैव बीन इस्तेमाल कर दे कि हैव बीन इस्तेमाल करें या हैज बीन। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि वी आर हियर, यहाँ पे आर जो है ये प्रेजेंट में है, तो हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट का नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट क्लियर हुआ। दूसरा जो है वी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अभी मैंने जिक्र किया कि हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे वी हैव बीन करेंगे, क्वेश्चन गलत होगा। इससे संबंधित एक रूल और ये रूल मित्रों कि अगर सिंस और फॉर के बाद टाइम का प्रयोग किया गया हो और जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी गई हो, जैसे यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये तो मेन वर्ब है, जरूर है मित्रों, यहाँ पे आर मेन वर्ब का काम कर रही है, किंतु अपने मूल स्वरूप में ये मेन वर्ब है नहीं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू बी के अंतर्गत आती है, और आर ये प्लूरल है। यहाँ पे फंक्शंस कर रही है, कार्य कर रही है मेन वर्ब का, किंतु मेन वर्ब नहीं। जैसे हम मेन वर्ब कैसे कह सकते हैं, ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब क्यों कह रहे हैं हम इसको, मान लीजिए जैसे हम हैं, हमारा कोई गार्जियन है, मम्मी पापा हमारे गार्जियन है, एक दिन के लिए वो घर चले गए, घर से बाहर नहीं चले गए, उस दिन घर पे मैं अकेले अगर हूं तो उस दिन का गार्जियन मैं हूं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आर के बाद वैसे होता क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है, यहाँ पे कोई आईएनजी दी नहीं गई है, ये अकेले आई हुई है, इसलिए मेन वर्ब का काम कर रही है मेन इस शब्द, किंतु मेन वर्ब इसके डीएनए में नहीं है। मुझे उम्मीद है मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए। तो सिंस से संबंधित रूल ये है कि अगर सिंस से या फॉर के बाद टाइम दिया गया हो और उसके पूर्व में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी गई हो, तो ऐसे में जो भी होगा वो सिर्फ हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग कर दिया जाता है। और या यूं कहें प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट
PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल होता है और हैव बीन प्लूरल में, हैज बीन सिंगुलर में इस्तेमाल होती है। तो आई होप आपको थोड़ा इसमें यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको फिर सॉल्व करता हूं कि वी हैव, अच्छा बीन जो है हमने बता तो दिया आपको कि प्रेजेंट के परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है हैव बीन और हैज बीन। हैज बीन तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज के साथ बीन तो आती नहीं, हैव के साथ बीन तो आती नहीं, तो फिर बीन कैसे, ये इसके बाद वी फ्री आती है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में होता है। यहाँ बीन कैसे लग कैसे रहा है, क्यों कह रहा है कि ये हैज बीन होगा, हैव बीन। यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है, आर का बेस फॉर्म होता है टू बी, ये इसकी बेस फॉर्म है टू बी, फर्स्ट रूप है, इसका सेकेंड रूप होता है वाज और वर और थर्ड रूप होता है बीन। इसके अंतर्गत आती है इज एम आर, टू बी फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म है, वाज और वर सेकेंड फॉर्म है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म है और बीन फोर्थ फॉर्म होती है। इस बी के अंतर्गत आता है इज एम और आर। जब मैंने शुरू में बिल्कुल वीडियो आपको वर्क से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है मेरी, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो मैंने टू बी, टू डू, टू हैव क्या होती है मैंने वहां पे इसको जिक्र किया है, वहां इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने बताया। तो ये जो है आर, इस आर का वी बेस फॉर्म होता है और इस बेस फॉर्म का थर्ड फॉर्म होता है वी, इसी की वजह से यहाँ पे होगा बीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बीन के बाद हियर सिंस मार्च और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम भले मार्क्स वो सिंस और फार के बाद दिया है टाइम, तो हम यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, समझ में आ गया होगा। मेन वर्ड नहीं दी गई है इसलिए हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना जाकर के सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में इसको सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि द बर्ड हैज डाइड आ कोल्ड लास्ट नाइट। कोल्ड लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट टाइम की बात कर रहा है। टाइम में आप ये देखेंगे तो यस्टरडे, yesterday हो, last night, last week, last month, last year या एगो, इन शब्दों का प्रयोग अगर किया गया हो किसी सेंटेंस में तो ये शब्द बताते हैं, ये एडवर्ब होते हैं और ये एडवर्ब बताते हैं कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा। इसमें सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, साधारण वाक्य जितने होते हैं असर्टिव सेंटेंस, सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यही देखिए यही मिस्टेक है। ये लास्ट नाइट दिया गया है और हैज नाइट दिया गया, जबकि है अभी जस्ट मैंने ऊपर जिक्र किया परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे परफेक्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ इस डाई, जो डाई होती है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है डाई, और इसी डाई को ही रहने देंगे। सेंटेंस कुछ यूं होगा कि द बर्ड died of cold last night, और कोल्ड मतलब होता है ठंड। पक्षी डाइड ऑफ कोल्ड, ठंड से मर गई।
लास्ट नाइट, पिछली रात, पश्चिम खंड से पिछली रात मर गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर का, और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा है दे लिव इन अ टाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर से देखिए यूज किया गया फॉर और उसके बाद प्रयोग किया गया टाइम का। रूल जस्ट मैंने अभी जो थर्ड नंबर में बताया आपको वो अप्लाई होगा। फॉर और सिंस के बाद जो आता है वो प्रेजेंट या पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, और पास्ट के का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड का इस्तेमाल होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है हैव बीन और हैज बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ढूंढता है ये कि यहाँ पे क्यों नहीं लगा हैव बीन, परफेक्ट में क्यों नहीं गया। मैंने इस बीन को आर की जगह बीन इस्तेमाल हुआ है। अगर ये होता परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये सॉल्व होता तो इसके पश्चात बिफोर का इस्तेमाल किया जाता। यहाँ बिफोर है नहीं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। यहाँ देखिए लीव, ये मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, बनेगा। परफेक्ट में सिर्फ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया। अब बनेगा कैसे देखिए, यहाँ दे जो लिखा है ये प्लूरल नंबर का है सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट दिया गया और प्लूरल नंबर के साथ हैड का इस्तेमाल होता है। और अच्छा ये चीज ये है कि कौन से टेंस में करें, फिर से देखिए ये लीव जो लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सब्जेक्ट भी प्लूरल नंबर में है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट का प्लूरल ढूंढा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आता है। अर्थात ये सेंटेंस जो फॉर से पहले है वो प्रयोग होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। तो अच्छा, तो उसके बाद दे के बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और बीन तो उसके साथ लगता ही लगता है। अब इसको इस लीव को हम कोड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, LIVING, लिविंग इन अ टाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों में थर्ड और फिफ्थ दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, दोनों में रूल कौन से अप्लाई हो रहे हैं। मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूं कि अगर सिंस और फॉर के बाद टाइम का यूज किया गया हो और सेंटेंस में मेन वर्ब बना दिए गई हो, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो एज अ मेन वर्ब, तब उसका हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना बना करके परफेक्ट में बनाते हैं, हैज हैव के बाद विल का इस्तेमाल करते हैं। और विल कैसे इस्तेमाल किया गया है मैंने उसके जाकर के उसके जड़ पर जाकर के मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, योग आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दिया गया है इसलिए हैव हैज बीन तो लगता ही लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद बिफोर लगता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। मैंने दोनों ही तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ भी गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का लिखा है दे हैव कम हियर अ मंथ अगो। अच्छा अभी देखिए, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि अगर किसी सेंटेंस में दिया हो यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक और एगो, इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में किया गया है तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है, और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग किया जाता है। देखिए यही पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे हैव नहीं होकर के यह सेंटेंस कुछ यूं होगा कि दे, ये कम है, कम का तीनों रूप ये होते हैं कम, के और कम।
ये सेकेंड फॉर्म है। दे केम लिखेंगे, दे केम हियर अ मंथ एगो, वो यहाँ एक महीने पूर्व आए थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दे वेंट होम आफ्टर फिनिश द वर्क। अब यहाँ जो लिखा है दे वेंट होम आफ्टर दे फिनिश्ड वर्क, यहाँ पे नियम ये है मित्रों कि आफ्टर देखिए, एक तो पहले इसको जैसे है मैं उस तरह से बता देता हूं। जो रूल है कि अगर दो पास्ट की एक सेंटेंस हो, उसमें दो सेंटेंस हो, एक सेंटेंस में दो क्लासेस हो और दो क्लास में दोनों में पास्ट का जिक्र हो, पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया हो, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा वो पास्ट सिंपल पास्ट में किया जाएगा। पहले काम देखते हैं कौन सा हुआ है। दे वेंट होम, वे घर गए। आफ्टर दे फिनिश्ड वर्क, काम खत्म करने के पश्चात वे घर गए। कौन सा काम पहले हुआ? काम खत्म करने का, उसके घर जाने का। पहले काम खत्म करने का काम हुआ है, तत्पश्चात वो घर गया है। तो जो आफ्टर है, जो ये वाला सेंटेंस है, यह सेंटेंस होगा पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट में यानी क्या होगा, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और इधर सिंपल पास्ट है ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये यूं बनेगा, दे वेंट होम, दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड द वर्क, और ये सेंटेंस है। दूसरा आप यूं कर सकते हैं मित्रों, जैसे आप यहाँ ऐसे नियम अगर याद नहीं होता है तो देखिए मैं कुछ दूसरे तरह से आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। जैसे आफ्टर, आफ्टर है, आफ्टर मतलब होता है के पश्चात या बाद में होता है। और बिफोर, बिफोर मतलब होता है के पहले या पहले होता है। अब देखिए क्या टेंस जो होता है, टेंस में सबसे पहले जैसे प्रेजेंट आता है, फिर उसके बाद पास्ट, और पास्ट जैसे है ये, तो पास्ट में जब हम इसके चारों टाइप होते हैं उनको लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये लिखते हैं। ये क्रम होते हैं उसके, पहले इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सीक्वेंस है। पहले इंडेफिनिट आता है, परफेक्ट बाद में आता है। हम यहाँ पे इस्तेमाल क्या किए हैं? हैड का इस्तेमाल, परफेक्ट का इस्तेमाल। आफ्टर मतलब के पश्चात। तो जो आफ्टर है, आफ्टर के बाद से शुरू होने वाली क्लास जो होगी, सेंटेंस होगा, उसमें हम प्रयोग करेंगे पास्ट के परफेक्ट का। देखिए जैसा मैंने यहाँ किया है, ये आफ्टर के बाद से यहाँ ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद से ये सेंटेंस शुरू हुआ है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो मैंने पास्ट परफेक्ट किया। और इसके पूर्व में सबसे पहले सेंटेंस क्या टाइप क्या आता है? इंडेफिनिट, तो इधर इंडेफिनिट देखिए, इंडेफिनिट इधर है जैसा ऐसा था क्वेश्चन। अब बिफोर को लेते हैं, बिफोर के जस्ट इसका उल्टा। देखिए बिफोर, जहां से बिफोर मतलब पहले, सबसे पहले कौन आता है? इंडेफिनिट। हम बिफोर से जो शुरू होने वाली सेंटेंस होगी, क्लास होगी, उसमें हम पास्ट के इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और इसके पूर्व हम प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चाहे आपको ये समझ में आया तो इसे याद रखिए, ये समझ में आया तो इसे याद रखिए कि जब पास्ट में दो घटनाओं का जिक्र एक साथ किया जा रहा हो तो जो काम पहले हो वो परफेक्ट में होगा और जो काम बाद में हो वो सिंपल पास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ
इफ आई वर हियर, ये मतलब यहाँ, यदि मैं वहां या वहां होता, हियर यदि मैं यहाँ होता या वहां होता, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई वर हियर, यदि मैं वहां होता तो आई विल सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सपोर्ट करना या मदद करना, तुम्हारी मैं मदद करता। ये सेंटेंस जो है मित्रों, ये भविष्य कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ से शुरू होता है। इसके थोड़ी से लंबे से नियम है कि जो कंडीशनल सेंटेंस है, इस कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि ये वास्तविकता से कोई इनका लेना देना बिल्कुल नहीं होता। इनके ये जो सेंटेंस होते हैं काल्पनिक होते हैं, वास्तविकता से बिल्कुल लेना देना इनका नहीं होता है। जब भी होगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा इफ आई वर हियर, ये सब्जेक्ट यहाँ जो वर लगा है, ये आई के स्थान पे चाहे हम वी यू दे ही सी इट कोई भी इस्तेमाल कर लें, ये वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके पश्चात जो ये सेकेंड होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड का इस्तेमाल किया जाता है और वी वर्ब का। जैसे देखिए लिखिए सपोर्ट वन है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ये विल के बजाय वुड का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए था। इफ आई वर हियर आई वुड सपोर्ट यू, यदि मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो न मैं वहां हूं ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल के रूप में कह दूं कि इफ आई वर मिलेनियर, यदि मैं एक अरबपति होता तो आई वुड ओपन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, मैं एक धर्मार्थ हेतु हॉस्पिटल खोलता। न मैं अरबपति हूं न मैं खोलूंगा, ये मेरी कल्पना मात्र है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक चीज इसमें। दूसरा, इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जो ये सेंटेंस लिखा है, जैसे ये सेंटेंस बना कैसे है, अभी जो सही सॉल्व हुआ है कि इफ आई वर हियर आई वुड सपोर्ट यू, ये सेंटेंस है जो करेक्ट। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब इफ के बाद सिर्फ वर्ब लगा हो और जो इफ वाला पार्ट हो, इस इफ वाले पार्ट में कोई मेन वर्ब नहीं प्रयोग की गई हो, तो इस सेंटेंस को कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद जो दूसरा वाला है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, और उसके बाद जो भी है, क्या इसको देखते जैसे हम यूं कर दें कि यहाँ पे मेन वर्ब को इस्तेमाल नहीं की गई है वर्ब के बाद, हम इसे इस तरह से लिख लें कि वर्ब आई हियर, वर आई हियर कामा आई वुड सपोर्ट यू। इसका सेंस तब भी यही होगा जो अभी जैसे यहाँ पे वर्ड का सेंस यदि से आएगा, यदि मैं वहां होता, आई वुड सपोर्ट यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ये इसी इफ से रिलेटेड जो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इससे संबंधित और भी नियम है, लेकिन बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे बराबर इतना ही याद रखिएगा कि सब्जेक्ट इनके बाद जो होगा, सब्जेक्ट के बाद इसके बाद जो भी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ड चेंज नहीं होगा, यही का यही रहेगा। और इधर वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब का की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 9 नंबर का है। 9 नंबर में लिखा है द ट्रेन,
The train stopped when we came out. When we came out. The train stopped when we came out. याद रखिए when लिखा है, ये जो कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं तो if, until, unless, before, after, when, as, soon, as long as, इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं, कंजंक्शन है, इनके पश्चात सिर्फ और सिर्फ या तो प्रेजेंट की इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जहां से ये शुरू होंगे, जहां से ये लगे होंगे, अगर कंजंक्शन यूज किए गए होंगे, उसके पश्चात जो होगा वो प्रेजेंट की इंडेफिनिट में होगा और इससे पूर्व परफेक्ट में। देखिए जैसे यहाँ पे द ट्रेन स्टॉप्ड, सेकेंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की गई है। ये है क्या, पास्ट सिंपल पास्ट। व्हेन वी केम आउट, ये भी सिंपल पास्ट। तो इधर व्हेन वी केम आउट, जब मैं बाहर आया। द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुकी, ट्रेन रुकी। व्हेन वी केम आउट, जब मैं बाहर आया। दोनों काम एक साथ तो कर नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति ट्रेन का रुकना और उसका बाहर आना एक साथ नहीं हो सकता। ट्रेन रुक जाएगी, उसके पश्चात ही निकलेगा कोई। तो ट्रेन रुक गई थी, ये सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड स्टॉप्ड। अच्छा, परफेक्ट पास्ट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में था इसलिए मैंने इसको लगाया। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई थी। व्हेन वी केम आउट, जब मैं बाहर आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 10 नंबर का है। 10 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि ही विल सेल द ग्रेन व्हेन द प्राइस राइज। तो सेल मतलब होता है बेचना और ग्रेन मतलब होता है अनाज। वे मतलब जब, और प्राइस मतलब मूल्य, और राइज मतलब बढ़ना या उठना बढ़ना। कहना क्या चाहता है कि ही विल सेल द ग्रेन, वो अनाज बेचेगा। व्हेन द प्राइस विल राइज, जब मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसमें एक रूल है ये मित्रों कि जब फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र एक ही सेंटेंस में दो क्लासेस के माध्यम से किया गया हो, जैसे एक क्लास ये है और दूसरी क्लास ये है, दो घटनाओं का प्रयोग किया गया हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी वह सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। कौन से सेंस में? सिंपल प्रेजेंट। देखिए जैसे लिखा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ठीक यही रूल अप्लाई होगा। इफ, अनलेस, until, before, after, when, as soon as long as, इन सेंटेंसों का, इन कंजंक्शन का प्रयोग किया गया हो तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग होता है या पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे नियम कुछ अलग है। यहाँ पास्ट का था इसलिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस में विल का प्रयोग करना मतलब फ्यूचर को बताना है। तो फ्यूचर की दो घटनाओं का प्रयोग जब एक ही सेंटेंस में दो क्लास के माध्यम से किया गया हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी या कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लास को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। सेंटेंस होगा ही विल सेल द ग्रेन व्हेन द प्राइस राइजेस। यहां से मैं इतना तो ऐसे आईजीडी रहेगा, ये मैं लिख देता हूं when the price rises, क्योंकि आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य। नेक्स्ट है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये से संबंधित अभी ऊपर मैंने जिक्र किया कि बिफोर और आफ्टर। बिफोर देखिए पहले होता है, ये मतलब इधर सेंटेंस जो होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगा और ये केम बता रहा है कि पास्ट के इंडेफिनिट में है।
और इधर वो इस्तेमाल होगा परफेक्ट का, यानी यहीं पे गलती है। और ये सेंटेंस होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ आई शैल फिनिश द वर्क बिफोर ही विल केम। देखिए आया ना, आई शैल फिनिश द वर्क बिफोर ही विल केम बैक। तो यहाँ फिर से शैल और विल बिफोर, अभी मैंने कंजंक्शन ऊपर वाले में बताया कि इफ, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर इनका रहेगा तो इनके पश्चात जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये इधर सेंटेंस सही है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल क्लास किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। और ये सेंटेंस होगा बिफोर ही कम्स बैक। ये और ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। आई शैल फिनिश द वर्क बिफोर ही कम्स बैक। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द सी रैन इन ग्रेट हेस्ट फॉर अ होल इन डेप्थ देयर। द सी जो भेड़ है, भेड़े रैन इन ग्रेट हेस्ट, बहुत जल्दी में बहुत तेजी से भागी। फॉर अ होल एंटर देयर, क्योंकि वहां पे प्रवेश करके आ गया था। प्रवेश करना, प्रवेश किया था क्या, वो भेड़िया का प्रवेश के कारण जो शिप थी, भेड़े थी, बहुत तेजी से भागी। तो के कारण का जो होता है वो ये होता है बिकॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि फॉर का। सेंटेंस होगा द शिप रैन इन ग्रेट हेस्ट बिकॉज अ वुल्फ एंटर्ड देयर। और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है प्लीज टेल मी व्हाई आर यू लेट। प्लीज टेल मी व्हाई आर यू लेट। देखिए प्लीज टेल मी व्हाई आर यू लेट और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। प्लीज टेल मी मुझे बताइए, व्हाई आर यू लेट जो सबऑर्डिनेट क्लास इधर दी गई है मित्रों, ये सिंपल में होगी। यहाँ इस तरह से सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस में ये है टेल मी व्हाई यू आर लेट और यहाँ क्वेश्चन मार्क व्हाई यू आर लेट। तुम देर से क्यों हो, प्लीज कृपया मुझे बताइए। तो प्लीज टेल मी इधर का है जो ये सेंटेंस है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये बहुत नॉर्मल सा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, पुल्ड एवरीथिंग, सब कुछ खींच लेता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने खोजा था कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पुल्ड एवरीथिंग, सब कुछ अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींच लेता है। इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है जो 1 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन 31 नंबर के एक्सरसाइज के रहे हैं, मैंने एक एक करके डिस्क्राइब किया है, उसको पूरी तरह से विच्छेदित करते हुए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, समझ में आया होगा, साथ साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज होगी उसे लेकर के अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।